हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट के एजुकेशनल चैनल HSE एक्टिविटी में आपका स्वागत है दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये वीडियो असल में पिछले वीडियो का नेक्स्ट पार्ट होने वाला है। पिछले वीडियो में भी मैंने कुछ पॉइंट को डिस्कस किया था जो कि हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड था, और इस वीडियो में भी मैं आपसे कुछ पॉइंट को डिस्कस करूँगा जो कि हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। वीडियो के नेक्स्ट सेशन तक पहुँचें इससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि जब भी मैं अपना वीडियो डालूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और हमारे वीडियो को सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर करें। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने वीडियो के नेक्स्ट सेशन की तरफ। तो वीडियो के इस सेक्शन में देखते हैं दोस्तों डेंजरस ऑकरेंस। डेंजरस ऑकरेंस के बारे में हमने यहाँ पर 2 पॉइंट बनाए हैं, जिसमें पहला पॉइंट ये कहता है कि दिस इज़ एन आइडेंटिफाइबल इवेंट एंड डिफाइंड अंडर द नेशनल लॉ। जाहिर सी बात है, ये क्या है, ये असल में एक ऐसा इवेंट है जिसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इसकी डेफिनेशन किसी भी कंट्री के नेशनल लॉ के अंतर्गत आती है। और उसके साथ कुछ और बात कही गई, वो ये है कि इट हैज़, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, उसको ज़रा देख लीजिएगा। इट हैज़ पोटेंशियल टू कॉज एन इंजरी एंड इल हेल्थ टू वर्कर्स और पब्लिक, यानी इसके अंदर ऐसी संभावना होती है कि ये इंजरी दे दे वर्कर को या फिर पब्लिक को, या फिर वर्कर या पब्लिक को बीमार कर दे। इसी से रिलेटेड हमारा दूसरा पॉइंट है, इसको हम लोग देखते हैं। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि इट हैज़ सीरियस पोटेंशियल टू गिव इंजरी। इसमें बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि किसी को ये बीमार कर सके, किसी को ये घायल कर सके, इवन दो नो इंजरी इन फैक्ट रिजल्टेड। ये कहा गया कि इसमें संभावना तो होती है, बहुत ज़्यादा प्रबल संभावना होती है कि किसी को ये इंजरी दे दे, लेकिन साथ में ये भी कहा गया कि जबकि ऐसा नहीं कि ये हर हालत में इंजरी ही देगा। तो ये था हमारा डेंजरस ऑकरेंस। तो हम लोग देखते हैं असल में डेंजरस ऑकरेंस में क्या होता है कि इसमें प्रॉपर्टी लॉस भी होने की संभावना होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर केस में इंजरी हो ही जाए। हम देखते हैं अगला जो पॉइंट है, अगला जो टॉपिक है वो है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के लिए हमने यहाँ पर 3 टॉपिक बनाए हैं, 3 पॉइंट बनाए हैं। तो पहला पॉइंट है इट इज़ एन अनडिज़ायर्ड एंड अनप्लान्ड इवेंट। एक्सीडेंट के बारे में सबसे पहले तो ये जानने की ज़रूरत है कि ये अनडिज़ायर्ड इवेंट होता है, यानी इसकी ज़रूरत नहीं होती है, और दूसरा ये एक अनप्लान्ड इवेंट होता है, यानी इसकी प्लानिंग भी नहीं की जा सकती है। अगर किसी एक्सीडेंट की प्लानिंग की गई तो आप ये समझिए कि वो क्राइम है, वो एक्सीडेंट नहीं है। तो उसके बारे में ये कहा गया इट इज़ ए अनडिज़ायर्ड एंड अनप्लान्ड इवेंट दैट गिव्स राइज इन डेथ, जो कि डेथ को बढ़ा सकता है, इल हेल्थ, आदमी को बीमार कर सकता है, एंड इंजरी, आदमी को घायल भी कर सकता है, ऑफ द वर्कर, यानी वर्कर से रिलेटेड यहाँ पे बात कही गई है। या फिर इसके अंदर लॉस एंड डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी भी हो सकती है, यानी प्रॉपर्टी का लॉस भी हो जाए, या फिर ऐसा हो कि लॉस नहीं हो रहा लेकिन डैमेज हो जा रहा है। हमने एक्सीडेंट को अगले 2 पॉइंट में 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला कैटेगरी है ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट। ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट के बारे में जो लिखा गया है वो ये है कि डायरेक्टली अराइज फ्रॉम वर्क, ये सीधा काम की वजह से उत्पन्न होता है, यानी काम करते करते अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उस एक्सीडेंट को हम लोग ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट कहते हैं। विच रिजल्ट्स इन फैटल एंड नॉन फैटल, ये एक्सीडेंट की कैटेगरी है फैटल एंड नॉन फैटल। फैटल मतलब वैसा एक्सीडेंट जिसमें आदमी की मौत या परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, और नॉन फैटल यानी वहाँ पर मेजर इंजरी भी हो सकती है लेकिन वो फैटलिटी से दूर रहती है। दूसरा है कम्यूटिंग एक्सीडेंट। कम्यूटिंग एक्सीडेंट के बारे में बोला गया है कि रिजल्टिंग डायरेक्टली कम्युनिकेशन बिटवीन द वर्क प्लेस एंड रेसिडेंस, कैफेटेरिया, रेस्ट रूम और ऑफिस, यानी जब किसी वर्कर के साथ कोई एक्सीडेंट हो रहा है, वो वर्क प्लेस से घर जाने में या घर से वर्क प्लेस आने में, वर्क प्लेस से लंच के टाइम में कैफेटेरिया जाने में, या कैफेटेरिया से घर आने में, वर्क प्लेस पर आने में, या फिर वो लंच के टाइम में रेस्ट रूम जाने में, या फिर ऑफिस के ही किसी काम से ऑफिस जाने आने में। सपोज़ करो कि कोई आदमी अपना वेज लेने के लिए, अपनी परिश्रमिक या फिर
ये कहें कि अपनी सैलरी लेने के लिए ऑफिस जा रहा है और उस दौरान भी अगर कोई एक एक्सीडेंट हो जाता है तो वो भी कमिटिंग एक्सीडेंट में ही आएगा। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट है ऑक्यूपेशनल डिजीज़। ऑक्यूपेशनल डिजीज़ में हमने वह 4 पॉइंट बनाए हैं। हम देखते हैं पहला पॉइंट ये कहता है एनी डिजीज़ कॉन्ट्रैक्टेड एज द रिज़ल्ट ऑफ एक्सपोजर टू रिस्क अराइज फ्रॉम द वर्क एक्टिविटी। यानी ये कहा गया कि कोई भी ऐसा डिजीज़ जो काम की एक्टिविटी जो होती है, काम के करने के कारण जो हज़ार्ड उत्पन्न होता है, उसमें एक्सपोजर के साथ अगर कोई डिजीज़ हो रहा है तो वो ऑक्यूपेशनल डिजीज़ में आएगा। इसमें अगला पॉइंट ये कह रहा है कि वर्क रिलेटेड इल हेल्थ कैटेगराइज इन 2 पार्ट। जो इल हेल्थ है उसको 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया। पहला फिजियोलॉजिकल हेल्थ, यानी अगर मान के चली कि कोई इल हेल्थ हो रहा है, उसमें आदमी का फिज़िक इन्वॉल्व है। सपोज़ करते हैं कि वो आदमी हाथ उसका डैमेज हो जाता है या खुदा न खास्ता पैर डैमेज हो जाता है, तो वो फिजियोलॉजिकल हेल्थ में जाएगा। दूसरा साइकोलॉजिकल हेल्थ। तो ये साइकोलॉजिकल हेल्थ वो असल में ये होता है कि अगर वर्क रिलेटेड स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है उसके ज़हन पे, तो वो साइकोलॉजिकल हेल्थ में जाएगा। तो ये था हमारा ऑक्यूपेशनल डिजीज़ का एक छोटा सा डेफिनेशन। अब देखते हैं व्हाट इज़ हज़ार्ड। तो हज़ार्ड के बारे में कहा गया है कि एक हज़ार्ड इज़ एन आर्टिकल, सब्सटेंस और सिचुएशन। 3 चीज़ कहा गया है यहाँ पर। हज़ार्ड आर्टिकल भी हो सकता है, यानी कोई सामान भी हो सकता है, सब्सटेंस कोई पदार्थ भी हो सकता है, या फिर किसी तरह के सिचुएशन भी हो सकता है दैट हैज़ द पोटेंशियल टू कॉज हार्म और डैमेज। और ये तीनों चीज़ आर्टिकल, सब्सटेंस या सिचुएशन के अंदर कोई ऐसी संभावना है जो किसी को नुकसान पहुंचाए और किसी चीज़ को डैमेज करे, तो उस चीज़ को हम लोग कहेंगे हज़ार्ड। अब हज़ार्ड को हमने यहाँ पे 3 उसका एग्ज़ाम्पल दिया है। फायर हज़ार्ड, इलेक्ट्रिसिटी ये भी हज़ार्ड है, हाइट ये भी हज़ार्ड है। हम देखते हैं अगला पॉइंट है रिस्क। रिस्क इज़ लाइक्लीहुड ऑफ कॉजिंग हार्म, यानी रिस्क एक ऐसी संभावना है जो कि ये बतलाती है कि कोई चीज़ आपको ख़तरे में कैसे डाल रही है। तो ये है रिस्क। रिस्क के लिए अगला पॉइंट बताया है डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन द लाइक्लीहुड ऑफ हार्म हैपनिंग एंड सेवेरिटी ऑफ द आउटकम। ये 2 चीज़ पर डिपेंड करता है। और हमारा जो आगे जब हम लोग कुछ वीडियो बनाएंगे रिस्क असेसमेंट पे, तो हम देखेंगे कि रिस्क असल में जो है वो हम लोग कैलकुलेट ही करते हैं मिनिमम 2 चीज़। कभी कभी यहाँ पर हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सपोजर भी डाल देते हैं, तो वो थोड़ा और प्रिसाइज हो जाता है रिस्क असेसमेंट। लेकिन कम से कम 2 चीज़ तो डालना ही होता है। एक होता है लाइक्लीहुड ऑफ हार्म हैपनिंग एंड सेवेरिटी ऑफ द आउटकम, यानी जब कोई रिस्क सपोज़ करते हैं कि कोई हार्म है, वो हार्म के होने की संभावना कितनी है, और जब वो हार्म होगा, जब वो ख़तरा उत्पन्न होगा, तो वो कितना डैमेज करेगा, वो उसकी सीवियरिटी कितनी होगी। इस दोनों को मिला करके हम लोग डिग्री ऑफ रिस्क निकालते हैं, जो कि हम लोग रिस्क असेसमेंट में देखेंगे। अगला है जो कि लास्ट टॉपिक है आज का, वो है डेंजर। डेंजर इसको कहेंगे डिग्री ऑफ एक्सपोजर इन ए हज़ार्ड इज़ कॉल्ड डेंजर, यानी हमेशा हज़ार्ड डेंजर नहीं होता है। इसको हम लोग इस तरह से समझते हैं कि अगर किसी जगह पर एक कील है और वो कील जो है वो सीलिंग पर है, फ्लोर पर नहीं है, तो अगर कोई आदमी आ रहा है रूम के अंदर और वो सीलिंग 8 फीट या 9 फीट ऊंचा है, आदमी की हाइट 6 फीट है, उसे ऊपर जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है उछल कूद करने की, तो फिर वो जो कील जो सीलिंग में निकला हुआ है वो कम डेंजरस होगा। अगर वही कील फ्लोर पर निकला हुआ रहता तो वो ज़्यादा डेंजरस होता है। मतलब डिग्री ऑफ एक्सपोजर इन ए हज़ार्ड, आप हज़ार्ड में कितना ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं, इसको हम लोग डेंजर कहते हैं। तो हमारा वीडियो अभी ये वाला यहीं पर ख़त्म होता है दोस्तों, और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे और सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर शेयर करेंगे।